गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। हमारे आसपास आजकल जब भी हम कंटेंट की दुनिया की बात कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहे होते हैं, रीच की बात करते हैं, व्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशंस की बात कर रहे होते हैं और हम बात करते हैं एंगेजमेंट्स की, तो उसमें हम एक चीज़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग? रिस्पॉन्सिबल कंटेंट। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट, एब्सोल्युटली। कितना ज़रूरी है कि हम उस व्यूज़ की दौड़ में, इस एंगेजमेंट की बात में, या सिर्फ किसी को ये दिखाने के लिए कि हमारे इतने व्यूज़ हैं, हम ऐसे कैप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कंटेंट करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं होता। ऐसे में ये सवाल उठता है कि वो जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, वो जो ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, जो ब्रांड्स भी अप्रोच कर रहे होते हैं, वो क्या देखकर अप्रोच करते हैं? जस्ट द व्यूज़ कि उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाएगा? ये कितना इंपॉर्टेंट है वो क्रेडिबल इंसान के थ्रू जा रहा हो, वो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहा हो, क्योंकि ये ब्रांड की भी एक साख होती है, समहाउ कहीं ना कहीं वो भी मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट बनवा दिया जाता है कुछ लोगों से, एंड देन लाइक आप हाईली उसको पे ज़रूर कर रहे होते हैं, बट देन उसका वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि बिजनेसेस के लिए एट द एंड इम्पैक्ट उसी चीज़ का होता है जहाँ पर क्रेडिबिलिटी होती है और लोग उस बिज़नेस को प्रमोट करें एंड देन वहाँ से चीज़ें ख़रीदें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी क्रेडिबल ज़रूर रखें सो दैट आपको अच्छे लोग अप्रोच करें। अच्छा, इससे बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं कर रहे, ये भी कितना ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई कंटेंट ना बनाएं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ये चीज़ बहुत, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को ये कंटेंट दिखाएंगे, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, या आप उनको नहीं दिखाना चाहेंगे, अगर आप दिखाएंगे तो वो इससे क्या सीखेंगे? क्योंकि आप सब बच्चों की तरबियत कर रहे हैं इस वक्त। जो लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्योंकि जहन साजी हो रही होती है ना इस एज में। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि बच्चे आपसे सीख क्या रहे हैं, क्या कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा आपके कंटेंट से, क्या वो डिप्राइव तो फील नहीं कर रहे जो कुछ भी आप शो कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशंस उनके बिल्ड करके। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। एब्सोल्युटली। तो आज हमने बात इसलिए भी की है चूँकि हम आपको आज एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स से मिलवाएंगे जो कि इस पे बिलीव करते हैं, इसका एडवोकेट कर रहे हैं, इसी पर काम कर रहे हैं, उन्हीं खतूत पर काम करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं। और ये वाकई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू डिफाइन अ सर्टेन लाइन एंड रूल्स। हम कहते हैं ना क्रिकेट के खेल में कि लाइन और लेंथ बहुत मैटर करती है, तो ये सोशल मीडिया के डोमेन में भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। और अब जबकि हमने आगाज़ किया आज के शो का यही इसी बात से कि आसपास क्या है, इसी पर हम किसी को जज भी कर रहे होते हैं, किसी के बारे में बात भी कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 व्यूज़ कम ले लें, 2 कोलैबोरेशंस नहीं आएंगी, एंगेजमेंट कम होगी, इट्स ओके, बी रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक नन्हे मुन्ने स्टार ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया स्टार नन्हे मुन्ने की बात कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी उनकी फॉलोइंग है, लेकिन बड़ा मुनफरिद उनका अंदाज़ है, क्योंकि बच्चों से अक्सर हम इतना सीरियस कंटेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, स्पेशली जो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को, एक्सप्रेशन के साथ, पोइटिक अंदाज में, बड़ी अच्छी शायरी के अंदाज में कोई बात करते हैं। एट द सेम टाइम जो कोट्स होती हैं, कोटेशंस होती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। सो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं उनके भी देख रही थी, जिस तरह से हर वीडियो पे बहुत ज़बरदस्त रीच है, इंगेजमेंट अच्छी खासी है। एंड इट्स नॉट जस्ट एंगेजमेंट, इट्स द कंटेंट एज वेल। कंटेंट बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए एंगेजमेंट तो नजर आ ही जाते किसी ना किसी और कंटेंट पे भी। कंटेंट बहुत अच्छा है, व्हाट मैटर इज योर कंटेंट। अहमद मुमताज की बात करें, सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है विद एन अमेजिंग स्टाइल। बड़ा ऑर्गेनिक सा इनका स्टाइल है, बड़ा नेचुरल सा इनका स्टाइल है, बहुत प्यारी उनकी आंखें हैं। मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद? जी ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जरा लगता है नज़ला वज़ला
जुकाम है 5 दिनों से, आज नहीं है। नजर लग गई होगी, माजरत नजले के कोई लिए। बात नहीं। अहमद, ताल्लुक कहाँ से आपका, किस इलाके से? हमारा ताल्लुक है मुल्तान, मुल्तान के आगे है जलालपुर पीरवाला, ठीक है। और जलालपुर पीरवाला के आगे हमारा गांव, जहां नेटवर्क भी नहीं आता। और गांव का नाम क्या है? मंगला माड़ी। फिर तो पूरे गांव, पूरे मुल्क में खैर मशहूर है, पर गांव में ज्यादा मशहूर होंगे कि हमारे गांव का है ये, वो होता है ना। नहीं नहीं, इधर ही वीडियो बनाते हैं, वैसे देखते हैं लोग। पर जाहिर है वहाँ कभी अच्छा। चक्कर लगता हो तो वो फिर होता ही है हाँ, ना। लेकिन एक start। स्टार्ट कैसे किया फिर? हाँ, कैसे स्टार्ट इस motivation तरह आई? किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया, पहले तो मैं बताऊं, मुझे करवाया गया स्टार्ट मेरे भाई ने। ओके। यानी वो वीडियोस वगैरह बनाते थे, 200 व्यूज 300 व्यूज बस। कितना टाइम हो गया अभी आपको कंटेंट क्रिएशन? यानी मैंने तो छोड़ दिया था, 2024 में छोड़ दिया था, फिर 2025 में स्टार्ट किया। छोड़ा क्यों और स्टार्ट क्यों किया? इस वजह से छोड़ा क्योंकि इतने अकाउंट बैन हुए। फेसबुक का था, हाँ उस पे 2 लाख प्लस फॉलोवर्स थे, ठीक है। वो भी सस्पेंड हो गया, बिकॉज ऑफ एज। एज इशू। और टिकटॉक के भी सस्पेंड हो गए, यानी बैन हो गए, तो छोड़ दिया था। लेकिन तो अहमद, बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी एज अभी 18 नहीं हुई है, बट वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। बीच में समटाइम्स हम देखते हैं कि उनको भी ये इशू फेस करना पड़ता है, बट फिर उनका अकाउंट चल रहा होता है। सो क्राइटेरिया क्या होता है फिर? पता नहीं, बस हो जाते हैं सस्पेंड हमारे तो अभी। लेकिन अभी फेसबुक का भी है, उस पे यानी अब ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं जो पहले थे। 1 महीने में मेरे हो गए 2 लाख प्लस फॉलोवर, 1 महीने, फेसबुक की बात कर रही ओके, तो मतलब ये तो अच्छा खासा नंबर है। और यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है आपने? हूँ। यूट्यूब अभी तक स्टार्ट नहीं किया। आई मीन यू शुड स्टार्ट, आपको तो इसको करना चाहिए। बहुत से इंशाल्लाह। लोगों को हम कह सकते हैं यू शुड स्टार्ट, लेकिन वो कहते हैं आई कुड हैव डन दैट। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो यू शुड स्टार्ट, ये जो क्या उनके है ना तो सलीम, motivation आय हाय, है ना। मैं भी कहता हूँ ये, लेट मी से अरे दैट वो already- यू शुड स्टार्ट वो ऑलरेडी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है ना शुएब। यूट्यूब ब्रो। नहीं, वो चले यूट्यूब बहुत स्टार्ट जरूरी नहीं किया अभी तक। हाँ, अच्छा, होते हैं कुछ लोग अहमद आपकी तरह के, होते हैं लोग अच्छा खासा काम कर ही इज रहे हैं। बेटर देन मी। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन नहीं करते ना स्टार्ट, क्योंकि नहीं, मैं कह रही हूँ वो इस अंदाज में तो बेहतर है, कम से कम वो इंस्टाग्राम और फेसबुक तो चला रहे हैं, तो उस इंस्टा लिहाज तो से आपका ठीक ही है, सम आप मेरी तरह कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर रही कभी हैं ना इसमें। कभी कुछ ना कुछ मैं पोस्ट कर ही देती हूँ। अच्छा, बैक टू अहमद। अच्छा अहमद, इस कंटेंट किस तरीके का बनाना है, क्या होना चाहिए, ये भी भाई डिसाइड करता है या आपने? बिकॉज बच्चों से अमूमन हम शायरी, पोइटिक अंदाज में कोई बात या कोटेशन ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एंटरटेनमेंट इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। भाई भी बताते हैं कुछ ना कुछ, भाई बताते हैं। फिर यानी एक जो वीडियो थी ना, जो मोस्ट पॉपुलर गई थी, वीडियो तो हमारी बहुत वायरल हुई है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर थी इंस्टाग्राम पे 15-20 मिलियन व्यूज आए थे। वो बनाई थी 15-20 मिलियन व्यूज आपने इतने आराम से कहा है कि मैं जरा फिर 15-20 मिलियन व्यूज 15-20 मिलियन। इट्स फाइन, 15-20 कौन सी बड़ी मिलियन। बात है ना, जिन आते लोग रहते हैं। जिन लोगों को विरासत में पैसा नहीं मिलता, ये वाली वीडियो वो थी। क्या था, याद है सारा? सारा यार, प्लीज जरा हो जाए ना। जिन लोगों को विरासत, पहले तो रुके एक मिनट, ये जो वीडियो थी ना, ये थी अंकल नासिर गोंदल साहब की। ठीक है, वो जो रियल स्टेट काम करते हैं जी, उन्होंने बिल्कुल कल ठीक। इनवाइट भी किया हमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई नो हिम जी इन पर्सन, बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है वो। नो डाउट। और जिस तरह उन्होंने ग्रो किया है, जिस तरह वो इस्लामाबाद में आए थे और जिस तरह के मुश्किल हाथ उन्होंने देखे थे और उसके बाद उन्होंने ग्रो किया, आगे बढ़े और आज माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी गुड। सो जबरदस्त। बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। उन्होंने अपना फार्म हाउस विजिट करवाया, साथ खाना खाया, यानी वो मीटिंग कर रहे थे अपनी, उन्होंने मीटिंग कैंसिल करवाई, सारे बाहर वेट कर रहे थे, उन्हें 4 घंटे हमारे सस्पेंड किया। क्या बात है, बहुत अब अच्छा। जुमला हो जाएगी। जुमला। अच्छा, जिन लोगों को विरासत में पैसा नहीं मिलता, उनको विरासत में मेहनत मिलती है। अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकालने का एक मौका मिलता है, तो अगर आपको ये मौका मिल गया है तो खूब मेहनत करना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना, इतने ज़्यादा कामयाब हो जाना और एक कहानी लिखना जिसके हीरो आप खुद होंगे। वाह वाह भाई वाह, What a कैसे life. मोटिवेट होते हैं आप जैसे बच्चों के मैं क्या कहूँ, बड़े मोटिवेट होते हैं। इस तरह की बातें, रिमाइंडर्स जो है वो डेली बेसिस पे ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ये जो आपका अंदाज़ है अहमद का, हाँ। ये बड़ा डिफरेंट है शुएब, ये Yes, बड़ा yes, मुनफरिद सा हाँ। स्टाइल है। मैं इस पे भी ज़रूर बात करना चाहूँगी कि ये नेचुरल है या इसको भी आपने अडैप्ट किया है कि लोग पसंद करें तो मुझे इसी एक्सेंट में या इसी अंदाज में बात करनी चाहिए? नहीं, बस यानी कोई, यानी एक अच्छा यानी कोई मिल जाता है ना, तो यानी उसी को बना लेते हैं।
अपने अंदाज में। क्या अपने बात है। अंदाज में आप उसको बना देते क्या हैं। फ्रीक्वेंसी रखते हैं वीडियोस की? डेली बेसिस पे एक वीडियो डालते हैं? डेली बनाते हैं, डेली। ठीक है। और जो आपके भाई हैं वो एक क्या वीडियो। करते हैं वैसे? भाई वैसे ही बस ऑनलाइन काम थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आपको जो इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैंडल भाई करते हैं, भाई करते तो उनको बेहतर पता है कि अच्छा कौन सा कंटेंट और कितने बजे डालना है कंटेंट, हैं। भाई को ज़्यादा पता है, उनको ज़्यादा नॉलेज है। और फिर कोलैबोरेशन की ऑफर्स भी आती होंगी, जिस तरह हम देखते हैं कि अच्छा शाउट आउट्स दे दें या इवेंट्स पे आ जाएं, वो भाई देख रहे होते जी हैं। बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं फिर? सब जगह तो नहीं जाना पॉसिबल होता, जाहिर है। सो हाउ डू यू मैनेज, क्या करते हैं? नहीं भाई देखते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक की बहुत ही ज़्यादा रीच है, यानी 50 to 60 मिलियन है इंस्टाग्राम की, और फेसबुक की भी इसी तरह है सही, मंथली। ओके। टिकटॉक की लेकिन कम है, उसकी कम है। हालांकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि टिकटॉक की ज्यादा रीच है, मे बी शायद आप कंटेंट कम अपलोड करते हैं टिकटॉक पे। इंस्टाग्राम की बहुत ज़्यादा है। या हमारे यूं कह सकते हैं कि Instagram की। अच्छा कंटेंट जो है ना, वो वैसे भी हमें देखते हैं कि टिकटॉक पे नहीं मिलता, मतलब कम अच्छा मिलता है। नहीं है Let हमारे, me put it this way, नहीं वो एंटरटेनमेंट ज्यादा है ना वहाँ whatever पे। it is. नहीं हमारे यानी अगर हम यानी सॉन्ग्स पे बनाते हैं, यानी जैसे ट्रेंड चलते हैं, यानी अच्छी वीडियोस ना बनाते, क्या पता हमारे कितने फॉलोअर्स होते। लेकिन जो अच्छा कंटेंट है तो ये तो अच्छा ही है ना फिर। चलिए कोई पोइट्री सुना दें अब हमें, कोई कंटेंट। आपके लिए मेरे लिए सुनाऊं? सुना दें। और क्या चाहते हैं दिल में मकाम अपना, कह तो दिया है मेरी जिंदगी हो तुम, ओए ओए होए, होए। मेरी जिंदगी हो आप। तुम नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप बड़े आप हैं। कह सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, शेर में तुम ही रहेगा। शोएब, आपकी दोबारा तो हो मतलब- जाए। दोबारा मुकर्रर। और क्या चाहते हैं दिल में मकाम अपना, कह तो दिया है मेरी जिंदगी है आप। अब कायम रहना। कायम। तेरा टाइम घर वाले कितना सपोर्ट करे, तो भाई तो सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन अम्मी अब्बू वो ये कहते हैं कि किन चक्रों में लग गए हो, पढ़ क्यों नहीं रहे? नहीं पढ़ाई तो साथ है ना, पढ़ाई तो पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, नमाज भी, माशाल्लाह। और स्कूल तो पढ़ता ही हूँ। कौन सी वीडियोस क्लास में? में 7th क्लास में। 7th में। ग्रेड्स अच्छे आते हैं? ग्रेड्स नंबर अच्छे हाँ आते हैं? 88% आई थी। 88% अच्छे खासे नंबर होते हैं इसमें, तो इन जैसे 2 पास हो जाते हैं। इन जैसे तो 4 हो जाते हैं। नहीं 2 ही होते हैं मेरे जैसे भी। मेरी कौन सी फर्क होती है? 25 तो नहीं होती ना, ये इनको 25 समझाना भी पड़ेगा, ज्यादा इनको क्या पता, नंबर्स में जरा बहुत अरसा हो कमजोर गया है। ना पढ़े हुए, अब मतलब इनको तो बहुत ही अरसा हो गया है, बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसा। लाइक 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट अब हुई मैं थी। नहीं बता, मेरी आपकी कब हुई थी? और सुनाए क्या आपकी हाल कब हुई चाल थी? आपकी बैचलर्स, मेरी बैचलर्स डिग्री 2018 में खत्म हुई थी। आपकी कब हुई थी? मेरा वैसे बैचलर्स कब हुआ था? 2009 में, अच्छा, मास्टर्स की कब हुई थी? 11 में। 2011 में। मैं एमफिल हो गया था 13 में। 2011 में आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो मैंने बहुत यंग एज में पढ़ लिया था ना, एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब मैं स्कूल में एडमिशन ले लिया था। ये ना अभी चल भी नहीं सकते थे, इनके अम्मा अब्बा ने इनको एडमिशन करा दिया था स्कूल में। क्या बनना है बड़े होके अहमद? इंशाल्लाह बड़े होके बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, इंशाल्लाह। अच्छा। और दूसरा एक्टिंग का शौक है इंशाल्लाह, ड्रामा वगैरह। क्या बात है, एक्टर कौन सा ओह। पसंद है? एक्टर सब भी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। कोई एक तो पसंद होगा ज्यादा? दानिश तैमूर वगैरह और भी हो गए। कैसे ड्रामे, फिल्म, थिएटर, क्या सोचते हो? यानी शौक है, अभी कोई मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे काम। पहले तो यानी स्लो ही मिलता है, यानी तो कोई। एज अ चाइल्ड स्टार आने की ख्वाहिश भी होगी ज़रा, कि बस अभी किसी ड्रामे में हम देखते हैं कि एट अ वेरी यंग एज बच्चे भी आ रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, बड़ा नाम बना रहे होते हैं। जी आ रहे होते हैं। तो आप कभी- ऑडिशन दिया अभी तक कोई? नहीं। अच्छा, अभी अपॉर्चुनिटी टैप करें ना, अपॉर्चुनिटी मैं मिलेगी बता ना। रहे कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम ओपन टू एक्सेप्ट द ऑफर्स। अगर अच्छा ड्रामा है, अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा कैरेक्टर है, तो व्हाई नॉट। तो उसके लिए फिर टाइम मैनेज हो जाएगा? टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज भी कर लेंगे। देखें, वो कह रहे हैं कि प्यारा भी हूँ, टाइम मैनेज भी कर लेता हूँ, बोलता भी अच्छा हूँ, फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर मुझे क्यों हायर नहीं कर रहे हो, फिर मुझे क्यों कास्ट नहीं कर रहे हो? एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? बताया तो है एक्टर्स। नहीं नहीं नहीं, एक्ट्रेस, खातून। खातून एक्टर। अच्छा अच्छा। अभी सही तो है, सारे सही हैं। सारे सही सही हैं, है। कोई एक भाई बैठा हुआ ना सामने। यानी कोई इतना नहीं पसंद, कोई भी अच्छा, नहीं ठीक पसंद हो इतना। गया। मतलब इतना, मतलब आपको सारे ही अच्छे लगते हैं और आप सबसे सही ही है बस सीख जी। के आगे बढ़ना चाहते कह रहे हैं मैं वैसे भी इतना ज्यादा वो नहीं करना कि अच्छा ये अच्छा है या वो अच्छा है। ठीक है सर, अपना अपना काम करें, हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हाँ, वीकनेस होती है। बिल्कुल। एमएल क्रिकेट फॉलो करते हो? जी। पाकिस्तानी टीम में कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? बाबर आजम। आए क्या बात है, यानी आप बाबर के फैन हैं। ज़रा बाबर के तो बहुत ही फैन है, बिल्कुल है। गाने शाने भी गाते हो? गाने तो इतने नहीं।
अच्छा मतलब कंटेंट में कभी गाना नहीं गाया, शायरी पे ज़्यादा फोकस्ड ही रही? हाँ, गाना नहीं गाया, गाना नहीं गाया, कोशिश भी नहीं की? कोशिश भी नहीं की। करे करना भी नहीं चाहता। कोई मिली नगमा, कोई दिल दिल पाकिस्तान नहीं? आप सुना दे दिल दिल। ये तो बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा लेकिन सुना दे। आज मेहमान आप है ना, वो हमें यहाँ पे कहते हैं कि मेहमान को बोलने दें, मेहमान से गाना सुने, आप ना बोलें। वो मुझे सभी को तो मना करते हैं, हमें डांट पड़ जाती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक बार सुना दे। नहीं यार, वो कल भी इतना डांट पड़ी है मुझे। गाना सुनाने पे रोज ही आप गाने सुनाते नहीं आता मुझे कोई गाना नहीं आता। चले कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। विश यू गुड लक अहमद, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एंड इसी तरह से अपना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हमें ना अच्छा कंटेंट, नीट एंड क्लीन कंटेंट हमें ज़रूरत है हमारे बच्चों को। कि कोई अकाउंट अगर उनको कहे ना अच्छा फॉलो करना है टीनेजर्स को, तो हम कहें अच्छा ये अकाउंट फॉलो करें। तो इसी तरह से आपने अच्छे से काम को लेकर आगे चलना है थ्रू आउट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ख़वातीन से रिलेटेड। ख़वातीन अक्सर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही होती, सबका ख्याल रखते रखते अपने आप को कहीं भूल जाती हैं, और जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाए, चलो घर में सेल्फ मेडिकेशन होगी, बाज़ों का चलें ठीक है कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं भी ठीक होती तो वो कहती हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी। हम कैंसर के पर्सपेक्टिव से बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बहुत अवेयरनेस आना शुरू हुई, और इसी तरीके से कम से कम स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है ना, वो हमने बढ़ते हुए देखा कि स्क्रीनिंग होना शुरू हो गई है, अर्ली डायग्नोसिस होना शुरू हो गया है। और प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो काफ़ी हद तक जो है वो रिपोर्टिंग में, इलाज में वो फ़र्क हमें दिखाई दिया है। बट और ख़वातीन से रिलेटेड जो कैंसर्स उनको हो जाते हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे होते हैं बॉडी में, ओवेरियन कैंसर, इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सर्विकल कैंसर से मुतालिक, जो HPV वायरस से होती है, किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और ऐसे किस किस्म के और मसाइल होते हैं जो आपकी बॉडी आपको साइन दे रही होती है और आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए। आज वो डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली, हम बचाव की बात भी करेंगे, हम अलामात का जिक्र भी करेंगे, और फॉर श्योर जो उसके डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है उस पर भी हमें डिस्कशन आज करनी है। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया फ़खर साहिबा ने, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि देखें कुछ कैंसर्स के नाम सबीन ने लिए, पर थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज आप डेली बेसिस पर देख भी रही होती हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कौन से कैंसर्स हैं जो ख़वातीन में पाए जाते हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ कॉमन है वो तो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड नंबर पे ओवेरियन कैंसर है। ओके। और अब सर्वाइकल कैंसर, जैसे अभी इन्होंने बात की, तो एक्चुअली अब अवेयरनेस जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे डायग्नोसिस भी हो रहा है। ओके। पहले ये था कि लोग बैठे रहते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे, या हमारे पास इस तरह से डाटा कलेक्शन का भी सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो अब इन चीज़ों पे जब से कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं चीज़ें और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डाटा कलेक्शन हो रही है, तो तब सामने आ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी काफ़ी राइस पे है हमारे मुल्क में। ओके। और थर्ड मोस्ट कॉमन है। लेकिन इस बेल्ट में जहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो मैं देखती हूँ, ब्रेस्ट के अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। ये कौन सा कैंसर होता है? ये यूट्रस की बॉडी का कैंसर है, उसकी इनर लाइनिंग का। ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है। और हमने अपना जो डाटा एक कंपाइल किया था अपने डिपार्टमेंट का, उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियल कैंसर है जो हमारे पास आ रहा था। अच्छा, क्या अर्ली साइंस हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का काफ़ी जिक्र होता है, अब डायग्नोसिस होना शुरू हो गए हैं, बट कैंसर में किस तरह से तब्दील होता है, थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली इसमें यह है कि हर कैंसर जो है वो अपने कुछ साइंस हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, वही बात आ गई स्क्रीनिंग की, इट इज़ द ओनली वे। दूसरे अवेयरनेस की,
कि आपको अवेयरनेस हो। अवेयरनेस किस चीज़ की है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, अगर ऐसा पॉजिटिव है तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनको बताएं। इसी तरह सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट है, हर औरत को ये सीखना चाहिए। जैसे पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको जब एग्जामिन करती हूँ तो मैं उस औरत को ये कहती हूँ कि जैसे मैंने एग्जामिन किया आपको, आप एवरी मंथ अपने आप को भी इसी तरह एग्जामिन करें और इर्द गिर्द की तमाम औरतों को बताएं। सो अवेयरनेस देना, उनको तरीका बताना, और वीडियोस हर जगह नेट पे मौजूद हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह करना है ख़वातीन ने। तो सेल्फ एग्जामिनेशन और एनी वार्निंग साइन, एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, उसको आप फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इसी तरह ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर में अनफॉर्चुनेटली बहुत अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता। ऐसे सिम्टम्स नहीं होते? सिम्टम इस तरह नहीं होते, जब तक वो जाके सिम्टम प्रोड्यूस करता है उस वक्त तक ऑलरेडी वो एडवांस हो चुका होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेडली। अदरवाइज ब्रेस्ट का है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगी एंड पेशेंट सर्वाइव मैनी ईयर्स, डिकेड्स इवन। तो ओवेरियन में यह है कि वही बात कि अवेयरनेस, फैमिली हिस्ट्री, अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी फैमिली हिस्ट्री है तो यू आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन ऑल्सो। तो उसमें भी अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है आपकी तो फ़ौरन अपनी 40 के बाद स्पेशली स्क्रीनिंग शुरू कर दें। और कोई उसमें अल्ट्रासाउंड है, कुछ ब्लड के टेस्ट मौजूद हैं, एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर करता है। अगर आपका अननेसेसरी वेट लॉस हो रहा है, अगर आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी माहवारी में कोई तब्दीली लग रही है, अगर आपको पेट जो है वो लग रहा है आपका फूलना शुरू हो गया है, या उसमें कोई भूख में कमी आ गई है, भूख लगने में, तो ये तमाम वो अलामात हैं जिसमें आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर जो हैं उसमें यह है कि थोड़ी बहुत वो कुछ साइन देते हैं अर्ली। एंडोमेट्रियल की पहले बात कर लेते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर में यह है कि माहवारी के याम में कुछ इरेगुलरिटी आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली 40 के बाद। वो नॉर्मल भी है, तो इस चीज़ लिए मिस अक्सर हो सकता है कि औरत समझती है कि ये नॉर्मेलिटी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से देना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियल कैंसर अमूमन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, यानी उन औरतों में जिनकी माहवारी ख़त्म हो चुकी हो, खुश्क हो चुकी हो। हमारे यहाँ क्योंकि वही बात की अवेयरनेस इतनी नहीं होती लोगों में, तो ख़वातीन समझती हैं अगर मेनोपॉज के बाद भी उनकी कोई ब्लीडिंग आ रही हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। और उसमें सबसे पहले आप जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करें और दिखाएं और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं कि अंदर कोई एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं पड़ रहा। सर्वाइकल कैंसर जो है वो वाहिद कैंसर है जिसकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग मौजूद है, जिसका टाइम जो है वो फ्रॉम प्री मैलिग्नेंट यानी कैंसर बनने से पहले की जो अलामत है उससे लेके मैलिग्नेंसी तक में डिकेड्स का टाइम है उसका। सो वो अगर आप प्री मैलिग्नेंट स्टेज पे यानी कैंसर बनने से पहले की स्टेज पे टाइमली डायग्नोस कर सकें और उसी वक्त ट्रीट भी हो जाता है इजीली, तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ है स्क्रीनिंग जो हम करें और हर पेशेंट का देख, और ये बहुत सिंपल एक स्लाइड पे एक टेस्ट होता है, पैप स्मीयर कहते हैं। अगर आपके मुल्क में वो भी अवेलेबल नहीं है तो विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड एक सिंपल सी चीज़ है कि सिंपल एक एसिटिक एसिड की बॉटल कॉटन बड के साथ आप अप्लाई करें और एसिटोवाइट एरियाज़ को डायग्नोस कर लें, अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो आप उसकी बायोप्सी कर लें। बहुत इजी सिंपल, हर क्लिनिक हर जगह हर गवर्नमेंट के सस्ते तरीन सेटअप में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, एक BHU में भी। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्क्रीनिंग हो सकती है सर्वाइकल कैंसर की। उस स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव आ रही हो तो आप डायग्नोसिस के लिए उसकी बायोप्सी कर लें। तो उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए तो अब आपने बहुत पिछले दिनों कैंपेन सुनी भी है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है, सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लॉन्च किया है। वो वैक्सीन जो है वो अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है और वो सिर्फ जो उस वायरस से रिलेटेड कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा चाहता हूँ ओवेरियन कैंसर की जब आपने बात की, आपने कहा कि उसकी अर्ली डायग्नोसिस ज़रा मुश्किल है बिकॉज ऐसे उस तरह के सिम्टम्स नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, और चूँकि ज़ाहिर है वो है हमारी सोसाइटी में तो वी नीड टू टॉक अबाउट इट कि कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसी चीज़ तो होती होगी या कोई ऐसी स्क्रीनिंग होती होगी या कोई आप बता सकें अच्छा ये एज ब्रैकेट है तो आप ये टेस्ट करा लें, सेफ साइड क्या करें ताकि मालूम हो जाए? देखिए, इसमें मुश्किल ये है कि एडवांस एज में तो तमाम कैंसर्स होते ही हैं, लेकिन ये अर्ली एज में भी, यंग एज में भी हो सकता है, जो कि कम है, रिस्क कम है।
बट स्टिल है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वही अवेयरनेस। ठीक है। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप स्क्रीनिंग पे जाएं। वो किसी भी किस्म का कैंसर फैमिली में होना या कि ओवेरियन कैंसर का होना? ओवेरियन कैंसर का होना तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो ये इंटर रिलेटेड हो सकती है। ठीक है। उसमें और अगर फैमिली में 2-4 और मेंबर्स का भी है तो फिर कुछ जीन्स ऐसी हैं, कुछ जीन्स में ऐसी म्यूटेशंस हो सकती हैं, वो आप चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा वैसे अगर अपनी स्क्रीनिंग चाहते हैं तो उसमें भी आप स्क्रीनिंग के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। वार्निंग साइंस को हमेशा देखना चाहिए। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो फिर वार्निंग साइंस है। जो फैमिली हिस्ट्री में भी हम थोड़ा आई थिंक कंफ्यूज हो जाते हैं कि मदर की साइड की फैमिली हिस्ट्री या फादर की साइड की फैमिली हिस्ट्री। लेट्स सपोज अगर किसी की खाला को किसी भी किस्म का कैंसर अगर रह चुका है तो क्या वो भी मोस्टली तो मैटरनल है, लेकिन मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही को देखना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब इस पे जब डायग्नोसिस हो जाता है, चूँकि जब कैंसर का लफ्ज़ ही आता है ना तो फ़ौरन से वो ना एक फेयर है स्टिल हमारे यहाँ एक कायम है, हम इस पर अक्सर बात भी कर रहे होते हैं, भले जितनी मर्जी हम अवेयरनेस की बात करें बस स्टिल वो फेयर होता है। ओवेरियन कैंसर को लेकर क्या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ये कर लेते हैं ट्रीटमेंट? क्या ऑप्शंस मौजूद है? बिकॉज मैं देख रहा था जिस तरह हमने खुद भी जिक्र किया कि लेप्रोस्कोपिक आपका एक स्पेशल इंटरेस्ट भी है, एंडोस्कोपी डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव से भी एंड देन ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। थोड़ा सा इस पर बताइएगा, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बिल्कुल है, और ये मैंने सबसे पहले अपना जो डाटा था जो मैंने परफॉर्म किए थे सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव कैंसर के लिए, वो मैंने एंडो दुबई कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था अपना। ओके। और अभी मैंने हमारी एक फिगो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने ये प्रेजेंट किया, जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं। उसमें स्पेशली मैं बात करूंगी ओवेरियन कैंसर की, कि जब हम पहले ज़माने में ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करते थे, ज़ाहिर है ट्रीटमेंट क्या है, अगर एडवांस स्टेज है, जो कि मोस्टली वो एडवांस स्टेज में ही डायग्नोज होता है, तो पहले डाउन स्टेज करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। ये तो पूरा खैर एक बोर्ड बैठता है और फैसला करता है मैनेजमेंट का, और पहले उनको कीमो रेडियो कुछ दे के डाउन स्टेज करके एंड देन वी गो फॉर द सर्जरी। ठीक है। उसमें पहले ज़माने में जब हम करते थे तो पूरा पेट नीचे से लेके ऊपर तक एक लंबा इंसिजन दिया जाता था, और उससे वो सर्जरी होती थी, और वो जख्म भरना ही पेशेंट का महीने ले लेता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसाइटीज़, वो पानी पेट में जो बना हुआ है वो बह रहा है, और वो जख्म कभी भारी नहीं रहा और ख़राब हो। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में आप 4 सुराखों के साथ छोटे छोटे, जिस तरह आप लेप्रोस्कोपिक अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराते हैं पित्ते का, उन्हीं सुराखों से वही लेप्रोस्कोप डाल के, क्योंकि वो हर जगह घूम सकता है, टेलीस्कोप, कैमरा और आपके इंस्ट्रूमेंट्स, आप नीचे से सारा पूरा पेल्विस क्लियर कर देते हैं, ऊपर से सारा ओमेंटम निकाल लेते हैं, और उन 5 सुराखों के साथ आप ओवेरियन कैंसर, आप एंडोमेट्रियल कैंसर, अगर एडवांस स्टेज नहीं है कि मतलब सर्जिकली ऑपरेबल है, तो सर्वाइकल कैंसर, आप ये तमाम कैंसर ट्रीट कर रहे हैं। ओके, और इट्स ओनली यू हु इज डूइंग दिस इन पाकिस्तान? नहीं, मल्टीपल लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आप परफॉर्म के डिफरेंट और जगहों पर भी। लेकिन क्या ये आम हो चुका अभी ये प्रोसीजर या अभी नया आम है? तो जाहिर है कि इतने बहुत ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही इतनी एडवांस और इतनी आम नहीं हुई अभी। लेकिन ये है कि लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने प्रेजेंट पहली बार 2022 में किया था, उस वक्त इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। लेकिन अब ये अच्छा है कि देखें इस पर काम भी हो गया है, आपने कितने पेशेंट्स की ज़िंदगियां इससे बचा ली हैं। मुझे खुद बहुत खुशी होती है जब मैं अगले दिन उस पेशेंट को देखने जाती हूँ। और जब मैं उसको कंपेयर करती हूँ उस पुराने वो नील के साहिल से लेकर जो इंसिजन एक लगा होता था पेशेंट का, उससे कंपेयर करती हूँ। और फिर रिकवरी, वो पेशेंट जिनकी बाकी कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, या जिनका कोई बच्चा डॉक्टर होता है और वो कहता है कि हम केयर कर लेंगे, उनको अगले दिन वो डिस्चार्ज होके जा रहे होते हैं। ओके। या ऑन द वेरी अदर नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जरी वो डिस्चार्ज होके जा रहे होते हैं। दे आर मोबाइल, दे आर हैप्पी, मतलब रिकवरी, एवरीथिंग मेक देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दोस। और क्या इसमें ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा अर्ली डायग्नोज हो गया है और अब आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो ये मुमकिन होता है कि अच्छा वो कीमोथेरेपी से नहीं गुजरना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी से नहीं गुजरना पड़ेगा? डिपेंड करता है स्टेज पे। डिपेंड करता है स्टेज पे। हाँ जी, बिल्कुल, वो डिपेंड करता है स्टेज पे कि वेदर इट इज ऑपरेबल और नॉट। अगर ऑपरेबल है तो फिर कीमो से के बगैर ही डायरेक्ट सर्जरी पे आ सकता है पेशेंट। और होते हैं कितने सारे, कल ही एक लिस्ट पे केस किया हमने। ओके। तो
लेकिन अगर बहुत एडवांस है तो जाहिर है उसको पहले डाउन स्टेज करते हैं और फिर उसको And then ऑपरेबल obviously करते हैं। होता है। सक्सेस रेट कितना होता है इसका? सक्सेस रेट इन विच सेंस? सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से surgery बात के कर रही हैं तो perspective सर्जरी से। के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोमॉर्बिड या अभी तक हमारा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो देखा अभी तक हमने। 100% ही रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आपने सक्सेस वाली बात की है, सक्सेस कैंसर में हमेशा देखी जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टेज एंड 5 ईयर सर्वाइवल रेट। ओके तो माशाल्लाह मेरी एक पेशेंट है ओवेरियन कैंसर की, जिसको मेरे ख्याल में अब 10 साल हो चुके हैं, और अब मैं उसको कहती हूँ कि अब तुम मेरे पास मत आया करो। वो कहती है नहीं, मैं जब तक आपसे मिल ना लूँ। शी केम एवरी ईयर फॉर फॉलो अप, ओके और वो आती है। व्हिच इज अ गुड थिंग। देखिए It's a फॉलो good अप thing. इज It एन depends इंपॉर्टेंट on the थिंग। grade of the tumor, stage of the cancer. बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इन्वॉल्व एंड यू होती नेवर हैं। नो कि खुदा ना खास्ता Relapse अगर ना हो जाए, रिलैप्स खुदा ना होता है Relapse, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे रिस्क हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, इट डिपेंड्स ऑन द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम द इनिशियल साइट एंड एट द इनिशियल असेसमेंट टाइम। अच्छा, पीसीओएस के ऑब्वियसली काफ़ी इश्यूज हैं, और अब लास्ट टाइम तो नाम उसका भी चेंज भी कर दी गया है PMO। प्रोबेबली। हाँ, मैं चाहूँगी उसको भी ज़रा आप हाँ। इलाबोरेट, हाँ उसको इलाबोरेट भी ज़रा कीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट भी है। और क्या वो भी कैंसर में तब्दील हो सकता है, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ओवेरियन कैंसर के पर्सपेक्टिव से? इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ओके सिर्फ ये इम्पैक्ट देने के लिए, अदरवाइज उसकी वो पैथोफिजियोलॉजी और बाकी चीज़ें नहीं कि बदल उसकी इंटेंसिटी को समझा हाँ। जाए और उसको हाँ, उसी तरीके से उसके- मैनेज उस तरीके किया से जाए। मैनेज किया जाए। उसको ये ना समझा जाए कि बस ये एक ओवरी है तो सिर्फ ओवरी में, क्योंकि अक्सर पेशेंट का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है। पेशेंट कहते हैं जी मुझे डॉक्टर ने रसौलियाँ बताई हैं ओवरी में, हालांकि वो रसौलियाँ नहीं होती, वो तो एक पॉलीसिस्टिक एक अपीयरेंस थी। इसी वजह से इस मिसनोमर को चेंज किया गया है। जो आपने बात की कैंसर की, लॉन्ग टर्म में अगर अनट्रीटेड रहे, लेकिन अब वो ये बात कह देंगे तो वो सारे डरना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके कैंसर ही बन जाता हो, लेकिन अगर आपका अनट्रीटेड रहता है तो आपको आगे ज़िंदगी में रिस्क है कि आप डायबिटीज़ ना डेवलप कर लें। मतलब हर चीज़ का एक एक्यूट फेज़ होता है जो अभी सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, और एक ये होता है कि अनट्रीटेड रहे तो लॉन्ग टर्म में वो क्या इफेक्ट देगा। सही। लॉन्ग टर्म में उसमें आप डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, आप हाइपरटेंशन डेवलप कर सकते हैं, और अगर उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाए, क्योंकि उसमें हार्मोन डिस्टर्ब हुए होते हैं, आपके अनअटेंडेड एस्ट्रोजन मिल रहा होगा बॉडी को, उसमें आपका अगर हाइपरप्लेजिया डेवलप कर रहा है, यानी ज़्यादा हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है कुछ सेल्स की, तो आप एंडोमेट्रियल कैंसर भी फ्यूचर में डेवलप कर सकते सो हैं। ये लीड कर सकता है आगे कर कैंसर सकता में। है, लेकिन डरने ज़रूरी की बात नहीं नहीं है। और हर पीसीओ उसमें एंड अप नहीं हो रहा होता। नहीं होता। और देखिए अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट तो इसका ट्रीटमेंट तो क्या ही है, आप मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली यही है सारे कि आपने किसी किसी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है, एंड दैट्स व्हाई यू यूज द वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट तो एक एस्पेक्ट है, मैनेजमेंट जो है वो होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड एनी प्रॉब्लम। और डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं हमारे यहाँ ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अदरवाइज भी, जिसकी वजह से आपको लगता है कैंसर फैल रहा है, या कैंसर के केसेस ज़्यादा हमें नज़र अब आते हैं, अपार्ट फ्रॉम जीन्स, वी कांट चेंज द जीन्स राइट, बट जो बाकी फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसको हम कैसे, एटमॉस्फेयर, डाइटरी हैबिट्स, ओके, जो हमारे आप देखें ना अर्बन एरियाज़ में अब हमारा कितना इस्तेमाल हो गया फ्रोज़न फूड्स, प्रोसेस्ड फूड का, यस, प्रोसेस्ड फूड का। हमारे उसमें रोटी गंदम ले ले तो उसमें यूरिया मिला हुआ है, जो खाद पड़ रही है वो किस किस्म की पड़ रही है। सो जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं वो किस किस्म का है, उसमें पोल्यूशन का क्या इंडेक्स है, जो पहले था क्या था और अब क्या है। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आई थिंक टुवर्ड द इंक्रीज इन द इंसिडेंस। दूसरी चीज़ शायद ये भी है कि अवेयरनेस भी बढ़ गई है और डायग्नोसिस भी बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ही इन्वॉल्व हैं इसमें। डॉक्टर साहब, हम अक्सर जब किसी भी वजह से एक्सरे करवाने जाते हैं किसी भी लैब में, तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा कोई भी शख्स वहाँ पे ना मौजूद है जिसका एक्सरे होना है, सिर्फ वही होता कि एक्स्ट्रा रेडिएशन इससे एक्सपोज ना हो रहा हो। प्लस ये कि हम ये भी देखते हैं कि अच्छा दर्द ज़रा से भी तो एक्सरे किया जाता है, या CT स्कैन, या हमारे जो भी इसमें डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये जो ज़्यादा डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन टेक्निक्स को, क्या इसका भी नुकसान हो रहा है हमें? और देखें जो पेशेंट उस वक्त अंदर है
पूरी बॉडी उसकी एक्सपोज तो है ना उन रेस के सामने। ठीक है, मैं अगर किसी को फैमिली मेम्बर को लेकर जाऊँगा, खुद तो बाहर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा फैमिली मेम्बर तो अंदर है, उस एक्सपोज्ड है वो, क्या ये भी थोड़ा सा नुकसानदेह हो रहा है हमारे लिए? इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा। ओके। जाहिर है कि जहाँ नीड होगी वहीं पे वो रेडिएशन उसी पेशेंट को इसीलिए दी जाती है, बाकियों को बचाया जाता है। रेडिएशन तो है, जितना एक्सपोजर एक्सरेज में है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपोजर है पेशेंट का, पेशेंट की बॉडी को रेडिएशन मिल रही है, बाकी लोगों को तो इसलिए बचाया जाता है कि वो तो पेशेंट नहीं है ना, उनका तो डायग्नोसिस नहीं करना। मैं बात ही करूं कि देखिए, दूसरा ये कि हाँ, जो आपने दूसरा सवाल किया कि हर चीज़ के लिए सीटी स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, अब ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ हैं। अब एक बंदे का मुस्तकिल तो नहीं हो रहा ना, उसको कभी कोई प्रॉब्लम हुई ज़िंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम तो तब हुआ, ये तो नहीं है कि वो कांस्टेंट उस एक्सपोजर के साथ हो। इस तरह तो आपकी जो हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बनाया हुआ है, ओके, ठीक है, आपके जो मोबाइल के सिग्नल्स के टावर्स लगे हुए हैं, वो क्या नहीं पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल पैदा कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स हैं, यही तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें क्या है वो कोई इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वही आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेगा। प्लस ये कि हाँ, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि हाँ, जब वो रिक्वायरमेंट होती तब ज़रा तभी ज़ाहिर एक्सपोजर हो रहा हम जा रहे होते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ लोग लाइन से खड़े हुए थे, उन्होंने एक्सरे करवाना था, वो लाइन तकरीबन एक्सरे रूम के अंदर तक लगी हुई थी और सामने एक्सरे हो रहा था, और फिर अगला बंदे का एक्सरे, अंदर अगले बंदे का एक्सरे। तो वाई आई एम सेइंग दिस कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें कि उस वक्त वो लोग बाहर हों, जिसका एक्सरे हो रहा है सिर्फ वो अंदर हो, ताकि आप एक्स्ट्रा एक्सपोजर आपका ना हो रेस का। इसी तरह सिमिलरली जो कर रहे होते हैं, बिल्कुल, उनकी बड़ी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, उन्होंने लेड जैकेट्स पहनी हुई होती हैं, उनके पास बैचेस दिए जाते हैं कि हर बंदे का कितना एक्सपोजर है, हो चुका है रेडिएशन का, और जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये भी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड तो जाहिर है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ये सब इकदाम किए जाते हैं, और जब उनकी एक खास लेवल पहुंच जाता है तो उसको वहाँ से हटा के, उसकी ड्यूटी वहाँ से हटा के शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसे ही बड़ा ज़रूरी है कि इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो भी किया जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। कैसे कैंसर से बचने के लिए आप थोड़े बहुत अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही होती है कि प्लीज़ प्रोसेस फूड कम करें, एनवायरनमेंट को की जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें उस पर काम करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम सबकी हेल्थ उससे मुतासर होती है, बिकॉज जब इम्यूनिटी मुतासर होती है तो फिर हर चीज़ आप पे एक गलत अंदाज से हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि रंगों का इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी ऑरा पे, आपकी सोल पे। इसी तरह एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, रंग के अलावा भी आपके आसपास के लोग, उनका भी ज़रा आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम नहीं जा रहे, हम इसीलिए वर्ड इम्पैक्ट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज मौजू मुख्तलिफ है कि आपके साथ ये होता है सबीन के आपने जो नाश्ता किया हो या जो खाना खाया, उसकी वजह से आपको फील हो कि अच्छा आज दिन ऐसा गुजर रहा है, आज ये एनर्जी है आपकी बिकॉज ऑफ फूड। आई डोंट नो, कभी देखें ये फूड के हिसाब से तो कभी लाइक एनालाइज नहीं किया कि आपकी सोच उस तरफ जाए ना। हम कभी सोचते नहीं है हम कि खाने को सिर्फ खाने के तौर पे लेते हैं, हमसे होता है बस खाना है और ढेर सारा खाना है, मूड खराब है तो हम कहीं ना कहीं और कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होते हैं, बट शायद हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे खाने पीने से इसका क्या ताल्लुक है, हमारे माइंड पे, हमारी सोच पे इसका क्या असर हो रहा है। तो आज जरा जानने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। देखिए ना, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, वो किस तरह का पेट्रोल डाल रहे हैं उसका इंजन पे एक इम्पैक्ट होता है। गाड़ी इंसान भी गाड़ी है ना, सब चल रहे हैं, आप भी ट्रक ही है ना। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? आगे बढ़ते हैं। ट्रक और गाड़ी में क्या फर्क है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कह रही तो आगे बढ़ जाते हैं। माइंड साइंस एक्सपर्ट नाज़िर नदीम मौलवी साहब हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं। आज उनसे हमने इस पर बात करनी है कि ये जो खाने की एनर्जी है, कि वाकई इतनी ज़्यादा होती है कि आपको डिफाइन कर रही होती है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़िर साहबा? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। कि वाकई फूड की एक एनर्जी और इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारी सोल पे, बॉडी पे, एक्शंस पे, बिहेवियर पे होता है। बिल्कुल होता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ को लोग सिर्फ नज़र और उससे सिर्फ रिलेट करते हैं।
जबकि खाना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपके थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जो हम कहते हैं इस्लाम में भी है नियत का दारो मदार, तो वही थॉट्स आ जाते हैं और वही नियत आ जाती है। हमारे यहाँ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली हमारे घरों में जब हाउसवाइफ खाना बना रही होती हैं, सारे दिन का गुस्सा, मियाँ का गुस्सा, सास का गुस्सा, पड़ोसन ने ये कह दिया, उसने कह दिया, वो खाना पकाते हुए दिमाग में चल रहा होता है। तो वो क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो क्या वो खाने में जा रही हैं? एग्जैक्टली आप एक चीज़ एक मिसाल में दूंगी ताकि ऑडियंस को ज़्यादा इजी समझ आए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पानी दम करके पिलाने के पीछे क्या टेक्निक है? हदीस के अलावा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा कि कोई बीमारी हो, नज़र हो, पानी दम करके पियो। साइंस इसको प्रूव करती है कि साइंसी पहलू से नहीं इस पे कभी बात की। एग्जैक्टली कभी किसी ने इसको साइंसी पहलू से बात नहीं की। साइंस इसको प्रूव करती है कि पानी में अपनी एक एनर्जी है, आप उसको जिस नियत से पिएंगे वो आपको, आप इस वक्त एक सिंपल एक गिलास पानी होगा, आप उसके सामने रख के आप कहें आज का मेरा दिन बहुत ख़राब है, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला, आप पिएं, आप यकीन करें आप सही बैठे होंगे, आपका दिन में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वही एक गिलास पानी को आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज शो करने जा रहा हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा है, देन मेरे दिन के ये प्लान है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है सब कुछ अच्छा होगा। आप देखें वो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी जो एनर्जीज़ हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जो कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही आप नेगेटिव पकाते हुए आपने नेगेटिव थॉट्स हैं वही आप घर में खिला रहे हैं, तो वही लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, मोहब्बतें कम हो गई हैं। तो उसके पीछे किसी का कोई जादू नहीं होता। लोगों का ख्याल ये होता है कि किसी ने जादू कर दिया। कोई जादू तो यही जाता है ना जी। कोई जादू नहीं होता, ये आपकी अपनी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो खाना पकाते हुए में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, मियाँ ने मुझे ये कह दिया अब मैं उसके साथ ये करूँगी, मैं से तो वो वही होना शुरू हो चुका होता। अच्छा, और इसी वजह से घर में इत्तेफाक हम नहीं देख रहे होते कि खाने में बरकत हो या आपस में रवैये बेहतर हो एक दूसरे से, एक जो ना तकरार सी एक रहती है। बिल्कुल। तो वो ये एक रीज़न है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो सब अब्जॉर्ब करें। नादिया, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाया जाए? बिकॉज देखें जब भी कोई ऐसा काम हम करते हैं, जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो आप अकेले सिर्फ कर रहे हैं, आपकी कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे, कुछ भी हो जाए। इस तरह खाना पकाते हुए भी ढेर सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, सो कैसे इसको ओवरकम किया जाए? जब भी कोई थॉट किसी को आता है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो भी थॉट आता है हमें फील आती है कि यहाँ से कोई सोच आ रही है हमारे अंदर, दिमाग में यहाँ से एक सोच आ रही है। हाँ, ठीक है, फील होता है, ठीक है, या आपको यहाँ से फील होता है कि एक सोच आ रही है, एक वेव आ रही है। ठीक है, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ हम बातें ना करें, उसका कहीं ना कहीं लोगों को हल बताएं, जो लोग सुनने के बाद उनको एटलीस्ट लगे कि ये फ़ायदेमंद था हमारे लिए। जब भी आपको कोई, जैसे आपने कहा कि कोई भी हम ड्राइव कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, कोई थॉट्स आ रहे हो, हमारे इस ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस में इतनी पावर है कि हम इससे जो चाहें वो करवा सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन से जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जब आपको ये थॉट्स आ रही हो यहाँ से या यहाँ से, आपको फील हो रही हो, जैसे हम कैंची से काटते हैं ना कोई चीज़, आपने इमेजिनेशन में काटनी है, नहीं दैट्स इट, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना, लिटरली आप इमेजिनेशन में वहां से थॉट को काट कभी-कभी करते भी हैं, ये करते भी हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि हमने झटक दिया दिमाग, नहीं, वो वापस आ जाएगा, काटें उसको, क्योंकि जो शेक कर रहे हैं चीज वो वापस अपनी जगह आएगी ना। झटकने से वो वापस आएगी, लेकिन जब आप उसे कट कर देंगे तो वो चीज वापस नहीं आएगी। वाह, और ये जो करता है वो वाकई फील करता होगा कि वो थॉट नहीं आता फिर। और जब तक आप उस थॉट को नहीं कट करते, वाकई बड़ा अच्छा आपने कहा, सिर्फ झटकना नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर फिर आप उसी सोच में बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप बॉटल में कोई चीज़ शेक करते हैं, शेक की तो वो इधर उधर हो गई, लेकिन वो वापस फिर अपनी जगह पे आने लगती है। तो जब आप कट कर देंगे तो वो चीज़ वापस वहाँ नहीं आएगी आपके। आई थिंक इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब आपने एक नेगेटिव सोर्स को माइनस किया है, एक पॉजिटिव सोर्स ऐड करना है। खाली बैठे हुए इंसान को शैतान कहीं ना कहीं आपको तंग करता है। तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है, सोचने के लिए नहीं है, अस्कार पढ़ते रहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, खाना पकाइए। क्यों लोग, जैसे सबीर ने कहा, क्यों बरकत नहीं है लोगों के घरों में, मसाइल हैं, सब कुछ हैं। आप जब खाना बना रहे हों, घर में खाना सर्व कर रहे हों, आप अस्कार पढ़िए, आप देखिए आपकी चीज़ों में बरकत होगी, आपके प्रॉब्लम सही होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने अपने साथ खुद करके देखा है, क्योंकि जो मेरी कोशिश होती है मैं लोगों को बताऊं, वो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी होती हूँ।
ठीक है, आप करके देखें, आपके पास कुछ सोचने को नहीं है। बिला वजह पड़ोसन के बारे में सोचना या नंद भावच के बारे में सोच के जेलस होने से बेहतर है आप अस्कार पढ़िए, आप देखें आपकी ज़िंदगी में खुद सब कुछ आपको सही होते नज़र आएगा। Very true. और जब ख़ास तौर पे खाना बनाते हुए, खाते हुए या सर्व करते हुए फैमिली को अस्कार आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला खुद बरकत देंगे और वहाँ से शैतान जो है वो हट जाएगा। ओके, तो क्या वो जो खाने की बात हम करें, बिकॉज आज हमारा मौजू भी यही है, वो खाने की अपनी एनर्जी है या उस खाने के अंदर हमने एक एनर्जी डाली है? देखिए जैसे पानी की अपनी एनर्जी है, ठीक है, अब पानी की तो बेचारे की अपनी एनर्जी है, अब आप उस पानी में नेगेटिव एनर्जी उसमें पोर करके और उसको घोल के पी जाएंगे तो क्या फर्क तो होगा? पड़ेगा उस बेचारे, क्योंकि दुनिया में देखें ये फैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉजिटिव एनर्जी पे हावी हो जाती है। अब आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है वो मैं जैसे पिछले प्रोग्राम्स में कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप ऑरा पे वर्क करें, Yes. कुछ करें, लेकिन आपकी खाने की अपनी एनर्जी है, लेकिन वही करें कि जब आपके ओवर थिंकिंग आ रही है या कोई ऐसी, बेहतर है कुछ नहीं है सोचने को, अस्कार पढ़ें, ताकि आपके जो खाने की अपनी पॉजिटिव एनर्जी है ना वो वो आए। उसी तरीके से काम करे। तो इसका मतलब किचन हमारे थॉट्स को चला रहा है। एग्जैक्टली हम किचन को सिर्फ सोचते हैं, वो स्किन केयर के लिए तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, खाने पकाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आप यकीन करिए आपका अपना जो खाना बना रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, उसमें अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा 90% मैं कह रही हूँ मसाइल हल। और जो कहते हैं ना अक्सर जब एक सिस्टम होता है, सब लोग मिल के साथ रह रहे होते हैं, तो उसमें भी कहते हैं ना आप कुछ ना करें, आप किचन अलग कर दें। एग्जैक्ट सिर्फ वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की जा रही होती है कि सौदा और सामान, इस पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से सिर्फ बात नहीं होती है, वो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस की बात होती है कि जब आपका अपना किचन है, आप खुद खाना पका रहे हैं, एक पॉजिटिविटी है थ्रू आउट, तो एक घर का माहौल ओवरऑल बेहतर कभी रहता है। आप So ये लोग भी एक नोटिस reason है। कीजिएगा अगर कोई ऐसा आपके पास आए मेरे पास, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली मतलब किस तरह से रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं उनके घर में अगर मसाइल हैं तो वो मसाइल कोई नेगेटिव थॉट, इससे लड़ाई, उससे रिश्ता अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कहाँ से शुरू होते हैं? हाँ जी, वो किचन से शुरू होते हैं। जी वो मेरा किचन में ये हो रहा था मसला, तो मैंने कहा किचन मेरा अलग कर दें, ये हुआ वो हुआ। इवन मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि उनको मैंने ये ट्रीटमेंट दिया कि आप कुछ टाइम के लिए अपना किचन अलग करें। सही दिया क्यों? मशवरा। क्योंकि साथ रहने से जो वो नेगेटिविटी हो रही थी ना, जैसे ही किचन अलग हुआ, उनको खातून खाना को लगा अब ये है, ये चीज़ें सही हो रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिश्ते भी सही होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब वो हांडी बनाते हुए जब नेगेटिव, तो सास ने ये कहा था मैं उसको ये जवाब दूंगी, मैंने उस वक्त उसको ये जवाब नहीं दिया, आप वो नेगेटिव थॉट्स जो है ना आप पोर कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो वही बच्चे खा रहे हैं। आजकल हम क्यों कहते हैं कि ये जनरेशन बड़ी ख़राब हो गई है, जनरेशन बच्चों में तरबियत का वो रुझान नहीं रहा है, बड़े ऐसे नहीं है तो छोटे ऐसे नहीं है, कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा है, कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये प्रूवन है कि आपके अपने घर में चीज़ें ख़राब हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। अब ऐसे में अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग रखें? अगेन हमारा सवाल तो वहीं का वहीं है कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमें क्या पता बनाने वाले के थॉट्स क्या थे। आज बॉस ने शेफ को डांट दिया, शेफ ने नेगेटिव एनर्जी ऐड कर दी और खाना जितना मर्जी आम दिनों में अच्छा, बट उस दिन हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। देखिए अगर आप रोड पे निकले हैं, जैसे मैं आजकल मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अब अगर मैं घर से एक ये ख्याल लेके निकलूँगी यार कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ तो रोज़ ही फंसना होता है, तो मैं रोज़ ही फंसूँगी वहाँ पे। आपका अपने थॉट्स, वही बात, आपकी अपनी थिंकिंग, आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपके अपने थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। आप जिस खाने को जिस नियत से खाएंगे वो उसी तरह कभी ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स में ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ खा रहे हैं, नहीं ये हमें नुकसान कर जाएगी, ट्रस्ट मी वो चीज़ वाकई नुकसान करेगी। ओके, ये बिल्कुल ऐसे जिस चीज़ को आप जो सोच के करेंगे ना वो चीज़ उसी तरीके से काम करेगी। जैसे एक और मैं आपको ट्रिक छोटी सी बताऊं, अक्सर हम खाना खाते हैं, नॉर्मली हम सबके साथ होता है कि कोई बाहर से खा लिया या कुछ ऐसा हुआ तो हमें एक फ़ील आती है यार हैवी हो रहा है, कुछ दवा ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये आजमा के देखिएगा आप भी और ऑडियंस भी कि जब आप खाना खाएं और आपको फ़ील आए ना तो आप आंखें बंद करें, इमेजिनेशन में अपने स्टमक को बोलें
प्लीज़ प्लीज़ अभी नहीं, मुझे कोई दवा नहीं खानी है, एंड आई लव यू सो मच, प्लीज़ इसको डाइजेस्ट कर दो, प्लीज़ अभी मेरा दिन भी बहुत बड़ा है, मुझे काम करना है, प्लीज़ इसको तंग नहीं करे, बस ये डाइजेस्ट हो जाए सुकून से। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपकी वो चीज़ें सारी काम डाउन हो जाएंगी, क्योंकि हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों को ना मजाक समझ रहे हो, आप सिग्नल देते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली हमें लगता है यार ये कैसे पॉसिबल है, क्या बेवकूफ़ी की बात है। कभी सबीन हमने एक दूसरे से हमने कभी पूछा, हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, उसने जैसा हमें बनाया, जो चीज़ सेहत दी, सब कुछ दिया, क्या कभी हम अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं? कभी भी नहीं करते। और देखिए कहते हैं जिस्म का एक हिस्से में अगर दर्द होता है तो पूरा जिस्म उसको फील करता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो खाना आप खा रहे हैं ना, उस क्यों खाने के लिए दुआ है, खाने से पहले भी है, खाने के बाद भी है। जितनी कुरान में चीज़ें हैं या जो अहादीस हैं, साइंस उसको प्रूफ कर रही है। और इस पे मुझे एक वो फिल्म भी याद आ गई जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी द सीक्रेट पे, बिल्कुल ऐसे ही जो आप सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। आप कहीं पे साइकिल पार्क करें अपनी और उसमें 3-4 लॉक लगाएं, ये सोच के कि चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, आप सोच के उसको हर तरफ से लॉक लगाएंगे, वापस आते हैं तो चोरी हुई होती है। और जहाँ पे आपको तो नहीं सेफ, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। आप ही की बात पे एक और मैं मिसाल दूंगी, बहुत दफ़ा होता है हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें पता है वो रश वाली जगह है, पार्किंग नहीं मिलेगी, आप नहीं मिलती फिर नहीं मिलती, एग्जैक्टली। और आप यकीन करें, मैं कितनी दफ़ा ऐसी जगहों पे गई और मैंने अपने इमेजिनेशन में सोचा इंशाल्लाह मुझे बहुत बेस्ट पार्किंग मिलेगी, आप यकीन करें सामने पार्किंग मिलती है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशन हर चीज में काम। I mean, that's an interesting science कि देखिए आप सिर्फ सोच रहे हैं और वो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे चेंज कर रहा है। I mean, this is amazing. देखिए अफर्मेशंस क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, Yes. ये जैसे अल्लाह ताला ने कहा, साइंस उसको प्रूफ कर रही है। Yes. अल्लाह ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं रोज़ अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं मेरे महीने के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, अगर कहीं एक थॉट आ गया यार ये कैसे होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इसी तरह दुआ में, अगर आपकी दुआ में कहीं यकीन नहीं है, डगमगा गया यकीन, फिर नहीं काम होना, तो वही अफर्मेशन है। आप मांगे, वो ऊपर जो बैठा है, वो कायनात जिसने बनाई है, वो देने पे कादिर है। लेकिन बस अपने ये जो यहाँ थॉट्स है ना, उसको पॉजिटिव कर लें। जब कोई आए यहाँ से एक कैंची रखें, कट कर दें, फौरन वहां से कट दैट, बस स्टॉप हो जाए वहीं पे, ब्लॉक हो जाए, और उस थॉट में दोबारा आने नहीं देना, उससे कहना तू निकलना वापस। बिल्कुल, वाकई में यही करें दोबारा। और होता है शैतान, देखें बहकाएगा आपको, आप खाना पका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, कोई थॉट आ रहा है किसी। और एक चीज़ मैं और कहूँगी, हमारे यहाँ बहुत लोगों को ये आदत है, हज़रत अली का कौल है कि जब तुम्हें किसी की बात बुरी लगे या गुस्सा आए तो फ़ौरन उसको जवाब मत दो। Yes. हम क्या करते हैं, जवाब नहीं देते तो उस पर सोचते रहते हैं। कह ही देते तो अच्छा था, कह ही देते तो अच्छा था, या उस वक्त ये कहना चाहिए था। नहीं, उस वक्त गुस्सा पीने का भी सवाब है, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आपका उस वक्त गुस्से में कॉर्टिसोल लेवल हाई हुआ, लेकिन जब आप काम डाउन हुए, आपने चीज़ों को खुद से देखा, तो आपको नज़र आया कि हाँ यार यहाँ ये ऐसे नहीं हो, मेरी भी गलती थी यहाँ पे। तो इस तरह भी आपके रिश्ते भी सही हो सकते हैं, आपकी ऑफिस के बिजनेस के मामलात भी सही हो सकते हैं। बात सिर्फ सिंपल सी है, अपनी इमेजिनेशन, अपने पॉजिटिव थॉट्स को खुद आपने क्रिएट करना है, कोई आपको आके प्लेट में रख कर नहीं देगा। तो खुद क्रिएट करेंगे तो ठीक रहेगा। नेगेटिव थॉट्स को आपने खुद कैंचियां चलानी है, बार बार चलानी है, जिंदगी भर चलानी है। ये एक ऐसी कैंची है जो आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, बस चुपचाप किसी के सामने बैठे हैं, काटो, फौरन काटो, फौरन कट कर लोगों की बातों को असरअंदाज अपने ऊपर नहीं होने देना। सबसे बड़ा हमारा जो मसला है ना, वो ये होता है कि किसी ने हमें कोई बात कह दी ना, वो हमारे दिमाग पे सवार हो जाती है, एंड इट्स वेरी नेचुरल। हमने सीखना, जिस तरह आप ये बता रही हैं कि हमने उन ब्लॉक करना है उन थॉट्स को, सो दैट वो आपके ऊपर असरअंदाज ना। लेट्स सपोज जैसे हमारे प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से, शुएब आई एम श्योर आपको भी सुनने को मिलता होगा कि अक्सर होता है कि हम कुछ पोस्ट करते हैं, अपनी अचीवमेंट के बारे में कोई बात करते हैं। हर कोई ज़ाहिर है अपनी अपनी डोमेन में वो बेस्ट वे में वो अचीव कर रहा है, और हर एक की अपनी एक जर्नी होती है। बट हमें अक्सर सुनने को मिलता है ना कि आपकी लाइफ तो प्राइवेट नहीं होती बिल्कुल भी, हमें प्राइवेट लाइफ पसंद है, कौन कैमरे पे आए बात करे। सो कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है चीज़ आपके ऊपर। और मैं जब इस चीज़ को इस तरह सोचती हूँ ना कि आई एम श्योर कि अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको मिले तो वो खुशी खुशी अवेल करेंगे उस टाइम पे। एग्जैक्टली वो मतलब उनको अगर इतना सा भी स्लॉट मिले तो वो
आएंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। बिल्कुल। तो जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को सोचते हैं ना कि नहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी है एंड यू शुड नो कि आपको किस तरीके से बेहतर तरीके से लेके सबीन, चलना है। हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी हो, माँ बाप के अलावा कोई आपसे खुश नहीं होता। सही बात। अगर हम ये यकीन कर लें अपने अंदर और ये सोच लें कि हमने माँ बाप और अल्लाह ताला इनको खुश रखना है, दैट्स इट। आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। मेरे साथ इतने वाक़यात हैं, अगर मैं सुनाने बैठूँ आपका एक पूरा शो कम पड़ जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी बातें अपने लिए सुनी और आप यकीन करें मैं इतने मज़े की स्माइल रख के सुन रही होती हूँ कि मुझे खुद अंदाज़ा हो रहा होता है कि सामने वाला अंदर से चिढ़ रहा होगा कि यार इसको ये बात हम बोल रहे हैं, इसको ये बात फर्क ही नहीं पता पड़ रहा। चली, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरी फ्रेंड्स अक्सर पूछती है तुमने कैसे अपने आप को ऐसे बनाया। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मुझे काम करना है। अगर मैं ये सोचती रहूँगी कि दुनिया क्या सोच रही है तो मतलब मैं तो आगे काम ही नहीं कर सकती। मेरे पास तो फिर रोज़ ऐसी बातें सोचने के लिए, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, ये खुद आपको करना आप वहीं पड़ेगा। रुक जाते हैं ना, वो जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक खुद आपस मेहनत की बात करनी बताएं जरा ये जो खाने में एनर्जी होती है, ये मीठे में ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? आधा मूड तो मीठा खा के सेट हो जाता है, इतनी तो खुशी जो मीठे में हो जाती है वो तो कोई जितनी मर्जी बातें सुना रहा हो, मीठा खा लिया तो सारी सेंसेस ब्लॉक होगी। बाकी ठीक है, मीठा सिर्फ बनाते में बोलकर बहुत हमें पॉजिटिव क्या एनर्जी मीठा जा रही खा। होती है। ये क्या बात मेरे पास एक खातून आई, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो कहती थी मेरी लाइफ का प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझसे मीठा नहीं छूटता और बस मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझ में एनर्जी आ गई, मैं सारा काम कर सकती हूँ, मुझे खुशी मिल गई। तो मैंने कहा आपने अपना माइंडसेट बना लिया ये सही बात है कि आपका पता नहीं किस Mind वजह train हो गया से है। किसी वक्त कुछ ऐसा हुआ होगा, आपको क्रेविंग हुई, आपने उस वक्त मीठा खाया तो आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दे दिया कि ये तुम्हारा वो हिट पॉइंट है, जब तुम ये करोगी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तुम खुश हो जाओगी या व्हाटएवर। तो मैंने कहा इस माइंडसेट को चेंज कर देते हैं। अब आप जो कुछ खाएंगे, उनको मैंने एक थेरेपी दी, हिप्नोथेरेपी, कि अब आप जो चीज़ खाएंगी आप उसमें खुशी महसूस करेंगी। ओके, और सैलरी आप पे भी। यकीन करें उस एक थेरेपी के बाद जब नेक्स्ट 15 दिन के बाद वो मेरे पास आई, कहती है भाई अब तो दाल चावल भी खाओ तो इतनी ये खुशी हो रही होती है, अचार नादिया, रोटी भी मुझे खाओ आना- तो मुझे खुशी आना नादिया, होती मेरा है। आपके ख्याल है पास। सारे डायबिटीज वालों को आपको पहुंचना चाहिए जिनको क्रेविंग होती है शुगर की। नादिया, इस डायबिटीज से मैं आपको एक चीज़ हाँ। बताऊं, मेरी अम्मी को 40 ईयर्स से डायबिटीज़ थी ओके, और वो मतलब ऐसी फूडी कि जब उनको डायबिटिक वो हुई और उनका रिजल्ट आया तो वो ज़ारो कतार रो रही थी कि मैं तो मीठा नहीं छोड़ सकती, मैं तो मीठा नहीं छोड़ सकती, मुझसे तो नहीं होगा ये। और वेट भी ज़ाहिर है उस वजह से उनका था, डॉक्टर और भी उनके हार्ट प्रॉब्लम से डॉक्टर ने कहा कि भाई आई नो कि इस एज में तो वेट भी कम कराना प्रॉब्लम है। आप यकीन करें मैंने सिर्फ उनका माइंडसेट चेंज किया था ओके, मतलब उस एज में भी कि हो जाता आपको है। हर चीज़ में खुशी मिल रही है, आप मीठा खा सकती हैं। आप नोटिस करें हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो और डॉक्टर कहते ये नहीं खाना, वही दिल करता वही दिल करेगा खाने का, वही दिल चाहेगा। तो मैंने उनके साथ यही किया, माइंडसेट सिर्फ उनका चेंज किया कि आप तो पिज़्ज़ा भी खा सकती हैं, किसने कहा आपको आप कुछ नहीं खा सकती, आप तो सब खा सकती हैं। आप अच्छा ये टाइमिंग्स नहीं, ये टाइमिंग्स कर लें। जैसे होता था कि बहुत ज़्यादा नहीं, उनको अच्छा अम्मी अभी ये ख़त्म हो गया है मीठा, अभी आप इतना खा लें, कल मैं और बनवा दूँगी। उनके माइंडसेट को चेंज कर करके उनको उस जगह ले आई जहाँ वो एक बोल खाती थी, वहाँ वो 2 चम्मच पे कहती थी बस बेटा दिल भर गया बस। आपने क्वांटिटी देखें कम कर दी, अच्छी ठीक खासी है, इनकी। और उनको थेरेपी देके उनको मैं वहाँ लेके आई। आप सोचें कि उनके डॉक्टर्स हैरान थे, 40 साल पुरानी डायबिटीज उनकी रिवर्स होके खत्म हो गई, वाओ, उनकी मेडिकेशन खत्म हो गई डायबिटीज की, वरना वो इंसुलिन पे जाने वाली कैफियत में आ चुकी थी। बस तो मेरा क्या ख्याल है है माइंडसेट। इस सेगमेंट के बाद ना पहले थेरेपी मैं लेती हूँ, फिर थेरेपी आप लें। वी ऑल नीड थेरेपी, We all need therapy और लंबी कतार है जो and कि it's थेरेपी okay लेना to चाहती take है। help, ये भी अंडरस्टैंड Exactly. करें सब। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब आप जाएं, Yes. माइंड साइंसेज एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं आपके, साइकोथेरेपी के लिए आपके बाकी थेरेपिस्ट भी अब मौजूद होते हैं। सो प्लीज़ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लगे ना कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है तो मत बल्कि हिचकिचाएं। सबीन वो लोग जिनको स्क्रॉलिंग की आदत है, जिनको फोन की आदत है, फोन एडिक्शन है, मुझे भी है, मैं तो ऑन कर रहा हूँ इस बात को, मुझे भी है। मज़े नहीं है। आई नीड दिस थेरेपी, ये एडिक्शन खत्म, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई सुबह उठता क्यों मैंने फोन देखना है, मैं सोचता हूँ मैं क्यों देख रहा हूँ। नहीं वैसे सुबह उठ के तो सब देखते हैं फोन सबसे बहुत पहले। देर देखता हूँ, सबीन 20-25 मिनट। ओह देन दैट्स रॉन्ग। फिर मसला है। हाँ, फिर बाकी मसला है, आपके हवाले फिर ये। मसला है। मैं तो मान रहा हूँ मसला, देखिए कितनी बड़ी बात है। देखिए शोएब, आप माने आपके पहले वो हाइट वाले भी कितने सारे मसले सॉल्व हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसलों का पैकेज तो नहीं लग रहा है मुझे।
नहीं, आ आप- जाएं आपके लेकिन आप साथ ये देखिए कि मेरा मसला होता है, मैं उसको ओन करता हूँ, पर उसको हल कराता ये हूँ। बहुत ये अच्छी बात है वैसे है, कि ये own बेस्ट करना। बात। कोई उसमें मेरी वो बात नहीं है कि बिल्कुल। नहीं 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 ऐसा नहीं है वैसे नहीं, चक्कर ही कोई नहीं है भाई, मैं कहती हूँ इंसान मसला है। पता होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आधा पहले मसला वही है, हल आधा आपका अगर मसला मालूम हल है। कि आप उसको एडमिट कर रहे हैं कि ये मसला है, क्योंकि बीमारी डायग्नोज होती है तो उसका इलाज होता देखिए है। आप लोगों की बात पे मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूंगी। लोगों को ऐसा लगता है कि जो एक्सपर्ट है किसी चीज़ का वो कोई कहीं और दुनिया से आया है। मैं ये कहती हूँ वो उससे पहले एक नॉर्मल इंसान है, Yes. उसके बाद वो एक्सपर्ट है। और माइंड साइंसेज या थेरेपीज़ लेना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, एक्सपर्ट के पास जाना अभी भी एक टैबू है कि अगर लोगों को पता चला तो लोग हमें पागल कहेंगे, लोग मजाक कहने दें, उड़ाएंगे। आपकी ठीक जिंदगी है, अच्छी हो जाएगी ना। एग्जैक्टली तो एक यहाँ मैं छोटी सी बात ऐड करूँगी। आप लोगों को पता है अभी मेरी अम्मी की डेथ बिल्कुल हुई, जी, ठीक है। मैं बहुत जिस शुक्रिया। सिचुएशन से गुजर रही थी, मैं खुद इस वक्त थेरेपीज मैंने ली अपनी टीम से। क्यों? Okay. क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से पहले एक बेटी भी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। मैंने वो सारा सिनेरियो देखा, ठीक है, एक एक्सपर्ट एक जगह, लेकिन मुझे खुद थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ी। और मैंने किसी को, मुझे ये नहीं हुआ कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो खुद थेरेपिस्ट हैं, तो खुद अपने आप को दे सकती हैं, क्योंकि मैं उस वक्त ऐसी कंडीशन में थी मैं खुद को भी थेरेपी नहीं दे सकती थी। तो मैंने थेरेपी ली। जैसे मेरे टीम मेंबर एक दिन मुझे कहने लगी आप हर शो में जाके ये बातें बता रही। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम जब तक इस टैबू को ब्रेक नहीं करेंगे कि ये एक Yes. नॉर्मल चीज़ है, तब तक लोगों कैसे को ये होगा? नॉर्मल लगेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नादिया, अल्लाह आपको सब्र दे। बज़ाहिर जो जिक्र आपने किया आपकी वालदा का चंद दिन पहले का, ये ज़ाहिर है, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत दुआएं उनके लिए। वही बात है, देखें चले सब ने जाना है। और जिस तरह आपने अभी हम ब्रेक में बताया ना कि उनकी ख्वाहिश थी कि बस अल्लाह चलते फिरते उनको लेकर जाए। ये हम सबकी दुआ होनी चाहिए कि ना अल्लाह सेहत वाली भरपूर ज़िंदगी दे, और बस जाना सब ने है। इंसान बस इसी सेहत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो। थैंक यू वेरी मच नादिया, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। बड़ा सीख रहे होते हैं माशाल्लाह आपसे, और थेरेपी हम दोनों ने लेनी है, हमें लेनी पड़ेगी। आज हाँ, आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करते हैं कल। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।